कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बादशाह बनते समय हुमायूं के सामने समस्याओं का अंबार था, जिन्हें धैर्य, समय, परिश्रम, योग्यता एवं भाग्य के बल पर ही सुलझाया जा सकता था। हुमायूं के पास धैर्य, समय, परिश्रम एवं योग्यता सभी कुछ उपलब्ध था, किंतु इन गुणों के अनुपात में उसका भाग्य बहुत कमजोर था। तुर्की भाषा में हुमायूं शब्द का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, किंतु वास्तविक जीवन में वह दुर्भाग्यशाली था। उसके दुर्भाग्य के कारण ही उसके चारों ओर अविश्वसनीय और धोखेबाज लोगों का जमावड़ा था। उसके दुर्भाग्य के कारण ही उसके भाई और बहनोई उसके प्रति छल करने की भावना रखते थे। किंतु हुमायूं को अपनी शिक्षा एवं शांत स्वभाव के बल पर इस दुर्भाग्य पर भी विजय प्राप्त करनी थी। बाबर तथा माहम ने हुमायूं को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। उसे तुर्की, अरबी और फारसी साहित्य के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं रणनीतिक कौशल की शिक्षा भी दी गई थी। हुमायूं को नक्षत्रों की गति का इतना अच्छा ज्ञान था कि वह हालांकि ज्योतिषी तो नहीं था, किंतु विवाह आदि के मुहूर्त भी स्वयं ही निकाल लेता था। हमीदा बानो के साथ हुए विवाह का मुहूर्त हुमायूं ने ही जंत्री देखकर स्वयं निकाला था। हुमायूं अपने पिता के जीवन काल में अनेक युद्धों में भाग लेने तथा प्रशासकीय कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुका था। बाबर ने जब उसे पहली बार बदख्शां का शासन प्रबंध सौंपा, उस समय हुमायूं केवल 11 साल का बालक था। बदख्शां पर उज्बेक लोग बार बार आक्रमण करते थे, परंतु हुमायूं ने उज्बेकों को दबाकर वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित की। जब बाबर ने ईस्वी 1526 में अंतिम बार भारत पर आक्रमण किया था, तब हुमायूं केवल 18 साल का युवक था, किंतु उसने अनेक युद्धों में स्थानीय सरदारों को परास्त करके बाबर की राह आसान बनाने का काम किया था। हुमायूं ने पानीपत तथा खानवा के युद्धों में भाग लेकर अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने हुमायूं को बंगाल तथा बिहार के अफगान अमीरों के विद्रोह का दमन करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसे हुमायूं ने भली भांति निभाया। जब हुमायूं अचानक ही बदख्शां से आगरा आ गया था, तब बाबर ने हुमायूं को संभल का गवर्नर नियुक्त किया था। इस प्रकार हुमायूं को बादशाह बनते समय लंबी दूरी की यात्राएं करने, छोटे युद्धों को संचालित करने, बड़े युद्धों में भागीदारी निभाने एवं प्रांतीय प्रशासन का संचालन करने का अनुभव प्राप्त था। हुमायूं को उज्बेकों, अफगानों एवं राजपूतों से लड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव था। बाबर की तरह हुमायूं भी विषम घड़ी में आपा नहीं खोता था। वह भी बाबर की तरह अपने परिवार से प्रेम करता था और परिवार की महिलाओं के साथ विशेष आदर के साथ व्यवहार करता था। हुमायूं के अनुभवों एवं गुणों की वास्तविक परीक्षा का समय आ गया था। बादशाह बनने के बाद हुमायूं को सबसे पहला युद्ध अभियान बिब्बन तथा बायजीद के विरुद्ध करना पड़ा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है कि बाबर की मृत्यु के 6 माह बाद बिब्बन तथा बायजीद ने गौड़ की तरफ से आगे बढ़कर मुगल सल्तनत पर हमला किया। इस पर हुमायूं ने स्वयं एक सेना लेकर गौड़ देश पर अभियान किया और बिब्बन तथा बायजीद को परास्त करके चुनार होते हुए आगरा लौट आया। जब हुमायूं अफगानों को परास्त करके आगरा लौटा, तब हुमायूं की माता माहम बेगम जीवित थी। उसने अपने पुत्र की इस विजय के उपलक्ष्य में
बड़ा उत्सव मनाने का निश्चय किया। उसके आदेश से आगरा के शाही महलों से लेकर आगरा की गलियों एवं सैनिक छावनियों में प्रकाश किया गया। सड़कों को फूलों एवं रंगीन कागजों से सजाया गया। निर्धनों को भोजन करवाया गया तथा 7,000 लोगों को शाही पोशाकें दी गईं। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में इस उत्सव का आंखों देखा वर्णन किया है। कुछ दिनों बाद हुमायूं को समाचार मिला कि कालिंजर का राजा प्रतापरुद्र कालपी पर अभियान की तैयारी कर रहा है। इन दिनों कालपी का सामरिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार करके मेवाड़ पर हमला बोल दिया था तथा मेवाड़ से कालपी होते हुए आगरा तक पहुंचने का सपना देख रहा था। इसलिए हुमायूं ने कालिंजर पर हमला करके राजा प्रतापरुद्र देव को निरुद्ध करने का निर्णय लिया ताकि वह कालपी की तरफ मुंह न कर सके। कालिंजर का दुर्ग वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत की कई 100 फुट ऊंची चट्टान पर बना हुआ होने के कारण सुरक्षित और अभेद्य समझा जाता था। तुर्कों ने कई बार इस दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया था, किंतु वे इसे जीत नहीं पाए थे। बाबर ने भी हुमायूं को इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, परंतु हुमायूं को कालिंजर के शासक राजा प्रतापरुद्र से समझौता करके दुर्ग का घेरा उठाना पड़ा था। हुमायूं की सेना ने एक बार फिर कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया और 1 महीने तक दुर्ग पर गोलाबारी करती रही, परंतु कालिंजर दुर्ग को अधिकार में नहीं किया जा सका। इसी बीच हुमायूं को कालिंजर में व्यस्त देखकर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार से निकलकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया और वहां से मुगल अफसरों को मार भगाया। इसलिए हुमायूं को एक बार फिर कालिंजर के राजा प्रतापरुद्र से समझौता करके जौनपुर की तरफ जाना पड़ा। अभी हुमायूं मार्ग में ही था कि वर्षा ऋतु आरंभ हो गई और गीली मिट्टी में तोप गाड़ियों को आगे बढ़ाना कठिन हो गया। इस कारण हुमायूं को वहीं रुक जाना पड़ा और वह अफगानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। हुमायूं को जौनपुर में फंसा हुआ जानकर शेर खां नामक एक अफगान सरदार ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी समय हुमायूं को अपने भाई कामरान के विद्रोह की सूचना मिली। हुमायूं की स्थिति राजनीति की चौसर में फंसे हुए मोहरे जैसी हो गई। उसने राजा प्रतापरुद्र को कालपी की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया तो अफगानों ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं ने कालिंजर का मोर्चा छोड़कर अफगानों की तरफ रुख किया तो शेर खां ने चुनार पर अधिकार कर लिया तथा हुमायूं के अपने भाई कामरान ने पंजाब दबा लिया। इसलिए हुमायूं को अफगानों के विरुद्ध अभियान बीच में छोड़कर अपनी राजधानी की तरफ दौड़ना पड़ा, क्योंकि उसे भय था कि कहीं कामरान आगरा पर अधिकार न कर ले। हुमायूं ने कामरान को अफगानिस्तान के क्षेत्रों का शासक बनाया था, जिसमें काबुल, कांधार, गजनी तथा बदख्शां आदि के क्षेत्र शामिल थे। यह एक विशाल क्षेत्र था और समरकंद से अफगानिस्तान आने के बाद बाबर का मूल राज्य यही बन गया था। किंतु जिस तरह बाबर जान गया था कि अफगानिस्तान के निर्धन एवं अनुपजाऊ भूभाग पर शासन करने से कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार कामरान भी इस क्षेत्र की निर्धनता से भली भांति परिचित हो गया था। इसलिए हुमायूं को कालिंजर के राजा प्रतापरुद्र तथा अफगानों के नेता महमूद लोदी से संघर्ष में फंसा हुआ देखकर कामरान ने पंजाब पर हमला कर दिया। कामरान का यह काम पीठ में छुरी भोंकने से कम नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं के बहनोई ने हुमायूं की पीठ में दूसरी छुरी भोंकी।
कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।